दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे यार बात कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है इस सवाल का उत्तर जानने के लिए जो है त्रस्त भी है कि हमारा रुपया गिर रहा है और क्यों गिर रहा है और इससे हमारी इकोनॉमी पर क्या क्षति पहुंच सकती है और ख़ास तौर पे जो हमने इक्विटी मार्केट्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो पहली बात तो कि रुपया क्यों गिर रहा है, ऑफ कोर्स इसके लिए दो वजहें जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। एक तो जो दुनिया में उपद्रव मचा हुआ है और खाड़ी में जो लड़ाई हो रही है, ऑब्वियसली उसकी वजह से जो तेल है वो कच्चा तेल एक बार फिर से जो है $100 पर बैरल के ऊपर चला गया है और इस लड़ाई के रुकने का अभी तो कोई आसार नज़र नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो है वो अग्रेसिव स्टांस मेंटेन्ड है। इसी वजह से जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स में भी एंग्जाइटी हुई है और पिछले 2 साल से वैसे भी वो पैसा यहाँ से भर भर के निकाल रहे थे और ये साल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मार्च के महीने में ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के करीब निकाल चुके हैं और इस तरह का बिहेवियर उनकी जो एंग्जाइटी है और कंपल्सिव एंग्जाइटी मैं कहूँगा उसको दर्शाती है। अब जब ये पैसा बाहर जाता है तो ऑफ कोर्स ऑब्वियसली आपका जो रुपया है कमज़ोर होगा और इतनी बड़ी तादाद में अगर पैसा एकदम से चले जाए तो उतनी ही तीव्रता से जो है आपका रुपया भी गिरेगा। दिस इज़ नो सरप्राइज़ कि हमारा रुपया जो है वो अब 95 के आंकड़े पे है और जल्दी जो है अगर ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई तो आप यहाँ से और कमज़ोर होता हुआ भी देख सकते हैं। लेकिन इस बात में भी उतनी सच्चाई है कि अगर ये लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो उन्हीं इन्वेस्टर्स की जो है एंग्जाइटी जो है और कम होती है और तेल के दाम जो है फिर नीचे से जाएंगे और फिर जो है आपका रुपया में जो है बहुत जल्दी से एप्रिसिएशन दिखेगी भी। हो सकता है कि आपके रुपये में जो एप्रिसिएशन है वापस 2 से 3% की दिख जाए। अब ऑब्वियसली जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो है पैसा बाहर निकाल करके जाते हैं और वो भी इतनी बड़ी तादाद में, तो बट नेचुरल आपके स्टॉक्स तो गिरेंगे। आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है, अगर वो लार्ज कैप है तो 10 से 13, 14, 15% तक जो है नीचे आए हैं। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में देखें तो वहाँ पर तो गिरावट और भी ज़्यादा है। कुछ स्टॉक्स जो है फंडामेंटली रेलेवेंट होने के बावजूद जो है तकरीबन 30 से 35-40% तक भी गिर गए हैं। तो ये बड़ा नेचुरल है कि इन्वेस्टर्स अभी थोड़े परेशान हैं। दूसरी एंग्जाइटी लोगों को ऑफ कोर्स महंगाई को लेकर के है कि अगर तेल महंगा होता है, साथ में रुपया भी जो है बेसिकली डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है, तो जो इंपोर्ट्स है तेल के वो तो ऑब्वियसली रुपये के डेप्रिशिएट होने की वजह से और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और तेल क्या महंगा हुआ तो सब कुछ ही महंगा हो जाता है, फिर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ जाती है और जो है खाद्य पदार्थ हो गए, आपके फर्टिलाइज़र्स फार्मर्स के लिए, आई थिंक कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जो कि आप जो कंज्यूम करते हैं जिस पर इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमारी तो यही कामना है कि ये लड़ाई जल्दी से ख़त्म हो जाए और हो भी जाएगी, लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होती तो ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग एंग्शियस। अब ये कैसे जाने कि हमारा रुपया इस समय कितना अंडर वैल्यूड है और कितना ओवर वैल्यूड है। इसके लिए जो मापदंड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाती है उसको हम कहते हैं रियर, REER, यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब ये रियर क्या होता है? रियर जो है बेसिकली हमारे रुपए का कंपैरिजन 40 देशों की करेंसी बास्केट के साथ होता है कि बनिस्बत उनके हमारी करेंसी इस समय कहाँ पर है। और 100 के ऊपर अगर वो आंकड़ा रहता है तो नेचुरली हम ओवर वैल्यूड होते हैं और जितना वो 100 के ऊपर चलती जाएगी वो संख्या, तो नेचुरली हम और ज़्यादा ओवर वैल्यूड होते चले जाएंगे। ठीक इसका विपरीत अगर हम 100 के नीचे हैं तो हम अंडर वैल्यूड है। आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर 100 के आसपास रहता है तो हम अपने फेयर वैल्यू पे है। आपने ये कभी इस बारे में जानने की कोशिश की हो तो हमारा रुपया जो है हमेशा से ओवर वैल्यूड रहा है और कॉन्शियसली ओवर वैल्यूड जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या हमारी सरकार ने रखा भी है। क्यों? क्योंकि हम एक नेट इंपोर्टर है और अगर रुपया जो है बेसिकली ओवर वैल्यूड नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स जितने भी हम आयात करते हैं
अपनी कंजम्पशन या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली जो ये रियर है, रियर के हिसाब से हमारी करेंसी जो है हमेशा 100 के ऊपर रही है और 110-12 तक भी रही है। पिछले एक साल में भी बारिंग दीज 3 फ्यू मंथ्स हमारा जो ये आंकड़ा 110, 111, 112 के करीब रह रहा था। और ये अचंभा नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, अभी हम जो है ये आंकड़ा 96, 97 के आसपास देख रहे हैं। तो सरकार के लिए है बहुत दुविधापूर्ण है ये, और मेरा मानना ये है कि इवन द गवर्नमेंट वुडंट फील वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से धैर्य रखने की ज़रूरत है। आई थिंक ये लड़ाई 15-20 दिन में ख़त्म हो ही जाएगी, और भगवान न करे कि ये ज़्यादा लंबा चले, क्योंकि जितना लंबा चलेगा तो फिर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो है ऑयल प्राइसेस भी सीमेंट हो जाती है $100 पर बैरल पे, और अगर ये 5-6 महीने भी रही तो फिर हमारी फिस्कल सिचुएशन पे इसका जो है बहुत बुरा असर होता है। तो हम तो यही कामना कर रहे हैं कि ये 15-17 दिन में ये सब कुछ निपट जाए, बल्कि उससे पहले ही। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि जैसी ये लड़ाई ख़त्म होगी और जो अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट बना हुआ है इवन फॉर द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो भी फिर वापस कोई ना कोई पॉजिटिव वजह ढूंढते हुए इस देश में निवेश करने आएंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पैसा बाहर निकलने की वजह से जो है करेंसी डेप्रिशिएट होती है, और पैसा अंदर आने की वजह से जो है करेंसी यानी कि रुपया हमारा एप्रिशिएट होता है। सो नो वंडर कि ये 3 से 4% तक भी आप देखें कि रुपया वापस एप्रिशिएट हो जाए। तो मेरा मेन जो मुद्दा जो मैं डिस्कस करना चाहता था वो यही है कि अभी टेम्पररी आपको एंग्जाइटी हो रही होगी, और ऑब्वियसली जैसे जैसे जितनी बड़ी तादाद में पैसा बाहर जा रहा है तो उसकी वजह से स्टॉक्स करेक्ट हो रहे हैं, और मार्केट में रिटर्न्स जो पहले कमाए हैं लोगों ने वो कम हो गए, और जिन्होंने तो अभी हाई लेवल्स में किया था उनके नेगेटिव रिटर्न्स हो गए होंगे। तो आप एंक्शियस मत हो, ये थोड़े ही समय की बात है, और मुझे लगता है कि शायद अभी तो कॉन्शियसली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसको टेम्पररी मान करके चल रहा है, इसलिए इतनी बड़ी तादाद में इंटरवेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू ईट इनटू आवर फॉरेक्स रिजर्व्स जाती है। सो आई थिंक घबराइए मत, धैर्य रखिए, कुछ ही दिनों की बात है। थोड़ा दर्द ज़रूर होगा, झेल लीजिए, और आप देखेंगे कि ये वापस जो है सिचुएशन जितनी रफ्तार से जो है बुरी होती हुई हम देख रहे हैं, उसी रफ्तार से आप इसको अच्छी होती हुई भी देखेंगे। सो बी पेशेंट, बी स्ट्रांग, until next time, goodbye.